नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतेश शिरवे। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर रोज़ 35 लोगों की जान आग लगने से चली जाती है। क्या आपको पता है कि दुनिया में आग से मरने वाला हर पांचवा व्यक्ति कोई न कोई भारतीय होता है। क्यों लगती है अचानक से इन ऊंची ऊंची इमारतों में आग? क्या कारण होता है इसके पीछे, और कैसी होती है आग लगने के बाद किसी व्यक्ति की मौत? ये जानने के लिए मैं आपको सुनाऊंगा आग में फंसे हुए एक व्यक्ति की कॉल रिकॉर्डिंग, जो उसने अपनी मौत से ठीक पहले की थी। हाँ, बोलो। हाँ भैया, खत्म होने वाला आज में। हाँ? खत्म होने वाला, आग लगने वाली है। साथ ही हम जानेंगे दिल्ली की एक इमारत में लगी उस आग के बारे में जिसने 27 लोगों की जिंदगी छीन ली। और अगर गलती से आप भी ऐसी किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो क्या है वो टिप्स जो बचा सकती है आपकी जान। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुंडका में आग लगी है, भीषण आग है। और इस साथ ट्रेन में आग लग गई है। जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस की 4 बोगियों में आग लगने की जानकारी है। उधमपुर से दुर्ग जा रही थी ये ट्रेन। मिल रही है कोलकाता से जानकारी मिल रही है कि यहां पर बड़ा बाजार में भयंकर आग लगी है और इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन Well, there's some big breaking news which is coming in from Bihar. A fire has been reported, as you can see, very horrifying visuals of this. इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां झंडेवालान साइकिल मार्केट में भीषण आग लगी है और इस Level 4 fire on the 19th floor of a residential building in Mumbai's Lower Parel area has left at least one person dead and several others injured. The fire. खबर पंजाब के बरनाला से, जहां पर सड़क पर चलती बस में 3 लोगों के लिए वो मौत की चिता बन गई। 7 people have died in Madhya Pradesh due to a fire that broke out late last night. 7 people have died in a building which caught fire. बड़ी खबर आ रही है अमृतसर से, जहां गुरु नानक देव अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट की तस्वीरें आ गई हैं। भीषण आग लगी हुई है, आप आग की लपटों को देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आग लगती कैसे है। देखिए दोस्तों, आग लगने के लिए आग के त्रिभुज का यानी कि फायर ट्रायंगल का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आग लगने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हीट। जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती है तो आग लग जाती है। और अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ मिस हुई, यानी कि अगर एक कोई सी भी वस्तु अवेलेबल नहीं है, तो जो आग लगने की दुर्घटना है वो संभव नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहीं पर भी आग को बुझाना चाहता है या कहीं पर भी जो आग लगी है उसको अगर बुझाना है, तो इन तीनों में से किसी एक को ख़त्म करना होगा या इन तीनों का जो आपस में संपर्क है उसे पूरी तरह से समाप्त करना होगा। इसलिए जब भी फायर ब्रिगेड की टीम उस जगह पर पहुंचती है जहां पर आग लगी हुई है, तो वहां पर लगातार पानी की जो बौछारें हैं वो मारी जाती है, ताकि जो हीट है उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। और जब पानी लगातार मारा जाता है, उस जगह पर फेंका जाता है जहाँ पर आग लगी हुई है, तो जो हीट है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है और इस कारण से जो आग है वो बुझ जाती है। लेकिन हर जगह पर जो आग है उसे पानी से नहीं बुझाया जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जो आग लगती है वो पेट्रोल या ऑयल के रिसाव के कारण लगती है। अगर पेट्रोल से कहीं पर आग लगी है या ऑयल से आग लगी है, तो ऐसी जगहों पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो पानी होता है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है पेट्रोल और ऑयल से, और ऑयल और पेट्रोल जो है वो पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। ऐसे में अगर ऐसी जगह पर जहाँ पर आग पेट्रोल से लगी है, अगर वहाँ पर पानी की बौछार मारी जाएगी या पानी से आग को बुझाने की कोशिश की जाएगी, तो जो पेट्रोल है वो पानी की सतह पर तैरने लगेगा और जलने लगेगा। और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, स्प्रेड होता है, और जहाँ जहाँ पानी फैलेगा वहाँ वहाँ उसके साथ जो जलता हुआ पेट्रोल है उसकी सतह पर रहेगा, और जो आग है इससे और ज़्यादा भड़क सकती है। इसीलिए जब भी कहीं पर पेट्रोल या ऑयल से आग लगती है, उस जगह पर जो फायर ब्रिगेड जाता है या फायर फाइटर्स जब पहुंचते हैं, तो वहां पर ख़ास तरह के जो केमिकल्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तरह की जो गैसेस हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाता है और आग के ऊपर काबू पाया जाता है। दोस्तों, भारत में हर साल रिहायशी इलाकों, वाहनों और कमर्शियल बिल्डिंग्स में आग लगने से हज़ारों लोगों की जानें चली जाती हैं। इनमें से ज़्यादातर जानें रिहायशी इलाकों में आग लगने से जाती है।
तो आगजनी की घटनाओं को जानने के लिए जब हमने सरकारी आंकड़ों को खंगालना शुरू किया तो मुझे NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ऊपर साल 2020 तक के जो आंकड़े हैं वो मिले, क्योंकि साल 2021 के जो आंकड़े हैं वो उनकी तरफ से अभी जारी नहीं किए गए हैं। तो मैंने साल 2015 से लेके साल 2020 तक के जो आंकड़े हैं उनके ऊपर रिसर्च की है और इन 5 सालों में NCRB की वेबसाइट के अनुसार देश भर में लगभग 82,007 घटनाएं दर्ज हैं और इन 82,007 आगजनी की घटनाओं में लगभग 80,242 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो आप ज़रा सोच कर देखिए कि ये जो आंकड़ा है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। 5 साल के अंदर 82,007 आगजनी की घटनाएं हुई हैं और 80,000 से भी ज़्यादा खौफनाक मौतें हुई हैं आगजनी की घटनाओं में। अगर मैं साल 2020 की बात करूं तो साल 2020 में देश भर के अंदर 9,329 जगह पर आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें 910 लोगों की मौत हुई है। वहीं साल 2019 में 11,037 घटनाओं में 10,915 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2018 में 13,099 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 12,748 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं 2017 में 13,397 आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 13,159 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2016 में यह आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 16,695 आगजनी की घटनाओं में 16,900 लोगों ने अपनी जो जान है वो गंवाई है और साल 2015 में ये जो आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा है। हमारी रिसर्च के अनुसार 18,450 आगजनी की घटनाएं साल 2015 में दर्ज की गई हैं और इन आगजनी की घटनाओं में 17,700 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो टोटल 80,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं इन 82,000 से ज़्यादा घटनाओं में। हालांकि साल दर साल जो आगजनी की घटनाएं हैं और उनसे होने वाली जो मौतें हैं उनमें गिरावट ज़रूर दर्ज की गई है। अगर हम साल 2015 से साल 2020 के आंकड़ों को कंपेयर करें तो ये जो अंतर है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। साल 2015 में 18,450 आगजनी की घटनाएं हुई थी, जिसमें 17,700 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं अगर साल 2020 की बात करें तो साल 2020 में ये आंकड़ा घट के 9,329 हो जाता है, यानी कि 9,329 आगजनी की घटनाएं हुई थी साल 2020 में। इसमें 9,110 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो जो साल 2020 का आंकड़ा है वो साल 2015 से लगभग 40 से 50% तक कम ज़रूर है, लेकिन फिर भी एक साल के अंदर 9,000 से ज़्यादा लोगों का मारा जाना आगजनी की घटनाओं में अपने आप में राहत देने वाला आंकड़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो आगजनी की घटनाएं हैं वो ज़्यादातर लोगों की लापरवाही के कारण होती है। फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए वो होती हैं। और अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए और सारी चीज़ों को का पालन किया जाए तो ये जो आंकड़े हैं और भी ज़्यादा कम किए जा सकते हैं। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि ज़्यादातर आगजनी की जो घटनाएं हैं वो रिहायशी इलाकों में होती है, यानी कि ऐसे इलाके जहां पर लोग रहते हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में किस तरह से रिहायशी इमारतें बनाई जाती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जाती है, जिनके अंदर सैकड़ों फ्लैट्स होते हैं और हज़ारों लोग उनके अंदर होते हैं। तो ऐसी जगहों पर जो आगजनी की घटनाओं की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कई बार लोग जो है गलती से सिलेंडर को बंद करना भूल जाते हैं या दूसरी चीज़ें भी, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है या लाइट को ज़्यादा देर तक चालू करके छोड़ देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो लापरवाही है वो लोगों से होती है या बहुत सारी गलतियां होती है जो कि आगजनी का कारण बनती है। तो साल 2020 में पूरे देश भर में रिहायशी इलाकों में 5,391 घटनाएं दर्ज की गई हैं आगजनी की, जिसमें 5,248 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात करूं तो साल 2020 में लगभग 208 ऐसी इमारतें हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिनमें आगजनी की घटनाएं हुई हैं और इस घटनाओं में लगभग 163 लोगों ने अपनी जो जान है वो गंवाई है। वहीं सरकारी इमारतों में 53 ऐसी घटनाएं हुई हैं आगजनी की, जिसमें 57 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और फैक्ट्रीज में आग लगने की लगभग 109 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 107 लोग जलकर मारे गए हैं।
और आए दिनों हम सुनते आए हैं कि चलते वाहनों में भी अचानक आग लग जाती है और जो लोग हैं उसके अंदर फंसे रह जाते हैं। तो साल 2020 के अंदर 257 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें चलती गाड़ियों में आग लगी है और इन घटनाओं में 326 लोगों ने अपनी जो जान है वो गंवा दी है। देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं गाड़ियों में आग लगने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो लोगों की लापरवाही होती है, क्योंकि जो लोग हैं वो गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं करते हैं, सर्विसिंग नहीं कराते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ियों को बिना सर्विसिंग के ही लगातार चलाते रहते हैं। ऐसे में अगर कार का जो कूलिंग सिस्टम है वो चोक हो जाता है और जो इंजन है वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आग लगने की जो संभावना है वो पूरी होती है। आप ज़रा सोच कर देखिए कि एक छोटा सा सिस्टम जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं जो हम घर पर यूज़ करते हैं, उसमें भी प्रोसेसर के अंदर एक फ़ैन लगा होता है जो लगातार घूमते रहता है ताकि जो प्रोसेसर है, जो सिस्टम है, उसे ठंडा रखा जा सके। वैसे ही जो कार है उसके अंदर भी इस तरह का कूलिंग सिस्टम होता है ताकि जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा गर्म न हो, और जब इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आग लगने की पूरी संभावना होती है। अब आप सोचेंगे कि कई घटनाएं ऐसी भी आपने सुनी होगी कि जो नई नवेली गाड़ियां होती हैं उनके अंदर भी आग लग जाती है। तो यहाँ पर भी जो ज़्यादातर गलती है वो कार निर्माता कंपनियों की नहीं देखी गई है। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी ख़रीदता है तो उसके अंदर जो अन्य एसेसरीज़ हैं जैसे कि सिक्योरिटी सिस्टम हो गया या साउंड सिस्टम हो गया, स्टीरियो हो गया, रिवर्स पार्किंग सेंसर हो गया या हेडलैम्प हो गया, इस तरह की जो अन्य एसेसरीज़ हैं वो जो लोग हैं वो कहीं दूसरी दुकान से या कहीं ऐसी दुकान से जाकर अपनी गाड़ी के अंदर लगवाते हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो अप्रशिक्षित होते हैं, उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है और ऐसे में वो गाड़ियों की वायरिंग के साथ छेड़छाड़ करते हैं। क्योंकि जब भी कार निर्माता कंपनी अगर वायरिंग किसी तरह से करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है कि जो वायरिंग है वो इस तरह से क्यों की गई है। ऐसे में जब हम ऐसी दुकानों पे जाते हैं जहाँ पर लोग अप्रशिक्षित होते हैं, वहाँ पर लोगों को नहीं पता होता है और ऐसे में वो वायरिंग के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जो कार निर्माता कंपनियों के द्वारा वायरिंग की गई है उसको भी कई बार कट डाउन करके अपने कनेक्शन बिठा देते हैं और जो वायरिंग की जो फिटिंग है वो भी ठीक से नहीं करते हैं। कई बार वायर्स को खुला छोड़ देते हैं जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है कार के अंदर आग लगने का भी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार जब लोग गाड़ियां ख़रीदते हैं उसके बाद वो उसे एलपीजी या सीएनजी के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं और जब वो इन फ्यूल के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो जो सीएनजी किट फिट करने की जो सुविधा है वो अधिकतर जो कार निर्माता कंपनियां हैं वो अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं करती है। ऐसे में ये लोग कई बार अनऑथोराइज्ड लोगों के पास चल जाते हैं और कई बार अप्रशिक्षित लोग इस तरह का काम करते हैं सीएनजी किट को फिट करने का। ऐसे में अगर उनकी तरफ से हल्की क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है या ठीक से जो सीएनजी किट है उसे फिट नहीं किया गया है तो अगर थोड़ी सी भी लीकेज होती है गैस कहीं से भी तो इसमें गाड़ी के अंदर आग बहुत आसानी से लग सकती है और गैस के कारण गाड़ी में आग लगने की बहुत सारी घटनाएं हम सुनते आए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो लोग हैं वो अनऑथोराइज्ड लोगों के पास जाते हैं और जो सीएनजी किट है उसे फिट कराते हैं और जब गैस लीक होती है तो गाड़ी के अंदर आग लग जाती है। तो ये तो हमने जान लिया कि वाहनों में आग किस तरह से लगती है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ऊंची ऊंची इमारतें भी आग की चपेट में आ जाती हैं और जलकर खाक हो जाती है। तो इन ऊंची ऊंची इमारतों में, इन बिल्डिंग्स में आग लगने का जो कारण है वो क्या होता है। देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आम तौर पे जो गर्मियों के दिन होते हैं, ख़ासकर अप्रैल, मई और जो जून का समय होता है, इनमें जो आगजनी की घटनाएं हैं वो बड़े स्तर पर दर्ज की जाती है और ज़्यादातर जो आगजनी की घटनाएं हैं इस मौसम में ज़्यादा होती है। उसके पीछे का जो कारण है वो ये है क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इस कारण से जो लोग हैं अपने घरों में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज़ में कूलर, पंखे और जो एसी का इस्तेमाल है वो बड़े स्तर पर करते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो लगातार इन उपकरणों को चलाते रहते हैं, लगातार 6 से 8 घंटे तक एसी को चलाते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो बिजली होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और लोड पड़ने के कारण जो वायरिंग है उनमें शॉर्ट सर्किट का जो ख़तरा है
वो बहुत हद तक बढ़ जाता है और अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लगने की पूरी संभावना है। और ज़्यादातर घटनाओं में जो शॉर्ट सर्किट है वो सबसे बड़ा रीज़न होता है आगजनी का। अक्सर हम बड़े बड़े शहरों में बड़ी इमारतें देखते हैं जहां पर सैकड़ों फ्लैट्स होते हैं जिनके अंदर हज़ारों लोग होते हैं। तो जब बिल्डरों द्वारा इस तरह की इमारतें बनाई जाती है तो कई बार उनके द्वारा पैसे बचाने के लिए कई बार हल्की क्वालिटी का इलेक्ट्रिक मटेरियल या जो वायर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। और ये जो हल्की क्वालिटी के वायर होते हैं इनमें भी पूरी संभावना होती है शॉर्ट सर्किट की। इसके अलावा अगर वायर अच्छी क्वालिटी की भी यूज़ की गई है बिल्डिंग के अंदर, लेकिन जो वायरिंग है, जो लाइट फिटिंग है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो भी उसके अंदर पूरी संभावना होती है शॉर्ट सर्किट होने की। इसीलिए समय समय पर जो बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर जो वायरिंग्स है उसको चेक करना चाहिए या समय समय पर उसे बदलते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो सावधानी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन फिर भी अगर घटना घट जाती है तो बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, और अगर इस तरह की घटनाएं घट जाती है तो वहाँ से जो लोग उन घटनाओं में फंस जाते हैं वहाँ से लोगों को किस तरह से बचाया जाएगा, किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा, इसी के लिए फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं वो बनाए जाते हैं इमारतों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ताकि जब भी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाए तो इन पैमानों पर, इन नियम कायदे से डिज़ाइन किया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया में मात्र 10 से 20% लोग ही जो फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। बाकी जो लोग हैं वो इनका पालन नहीं करते हैं और अपनी मन मर्जी से जो है इमारतों को बनाते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जो आंकड़ा है जो 10 से 20% लोगों का है, अगर मान लीजिए कि 50% लोग भी अगर फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर लेते हैं तो जो आगजनी की जो घटनाएं हैं और उनसे होने वाली जो मौतें हैं उन पर 80% तक काबू पाया जा सकता है। यानी कि 80% तक जो आगजनी की घटनाएं हैं और जो लोग मारे जा रहे हैं अभी तक, वो मौतें नहीं होगी। अब ये चीज़ को कंपेयर करने के लिए, इस आंकड़े को जो कि एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है, उसे कंपेयर करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं, उस रिसर्च पर लेकर चलता हूं जो मैंने की है साल 2015 से लेकर साल 2020 में जो आगजनी की घटनाएं हुई हैं उस घटनाओं के ऊपर। तो देखिए, साल 2015 से लेकर साल 2020 तक जो आगजनी की घटनाएं हुई हैं वो लगभग 82,007 घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में 80,242 लोगों की जानें गई हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने और इस राय को हम माने एक्सपर्ट की, जो कहती है कि 50% तक लोग अगर फॉलो कर ले तो 80% तक जो घटनाएं हैं वो कम हो जाएगी और जो मौतें हैं वो भी कम हो जाएगी। तो ये 5 सालों में अगर लोगों ने इस राय को मान लिया होता तो आप ये मानकर चलिए कि ये जो 80,000 लोग मारे गए हैं इनमें से 60 से 65,000 लोगों की जानें जो हैं वो बचाई जा सकती थी, अगर सिर्फ ये 50% लोग ही फॉलो कर लेते फायर सेफ्टी के रूल्स। लेकिन ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि जो लोग हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। इसके पीछे जो है वो जो लॉ है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिया में, ताकि लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सके जो लोग गुनाहगार होते हैं। और लोगों की लापरवाही के कारण ही जो दूसरे लोग हैं वो भी मारे जाते हैं। ऐसी ही जो घटना है एक हमें हाल ही में नज़र आई है। दिल्ली की एक इमारत में जो आग लगी थी जिसमें 27 लोगों की जान चली गई। इस इमारत को भी जो फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं उसको ताक पे रखकर बनाया गया था। ना तो इस इमारत के अंदर 2 तरफ से रास्ते थे जहाँ अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, ना ही कोई एग्ज़िट गेट था, ना ही अग्निशामक यंत्र थे इस इमारत के अंदर। एनओसी भी नहीं ली गई थी फायर विभाग की तरफ से। तो इस बिल्डिंग का जो इस्तेमाल है वो फैक्ट्री के मालिक के द्वारा मनमाने तरीके से किया जा रहा था। इस बिल्डिंग के अंदर एक फैक्ट्री भी चलाई जा रही थी जिसे किसी भी तरह का जो लाइसेंस है वो नहीं दिया गया था। लगभग 3 से 4 फ्लोर पर ये जो फैक्ट्री है अवैध रूप से चल रही थी। और ये जो फैक्ट्री थी असल में सीसीटीवी बनाने की फैक्ट्री थी और एक फ्लोर पर इस फैक्ट्री का गोदाम था जहाँ पर भारी संख्या में जो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो रखा हुआ था।
वायर्स रखे हुए थे, केबल्स रखे हुए थे और दूसरा जो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो रखा हुआ था। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कितना ज़्यादा आसानी से आग को पकड़ सकता है, और यही इलेक्ट्रिक मटेरियल वहाँ पर काम कर रहे और बिल्डिंग के अंदर जो लोग थे उनके लिए काल साबित हुआ। जब इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी तो उस वक्त लगभग 100 से 150 लोग इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, जिसमें से 29 लोगों की जान चली गई और 30 लोग अभी भी लापता हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल सिर्फ बिल्डिंग के मालिक की लापरवाही का ही नहीं है, यहाँ पर सवाल दिल्ली पुलिस और एमसीडी का भी है कि उनके रहते हुए एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, जिस बिल्डिंग के सामने से मेट्रो होकर गुजर रही है, ऐसी बिल्डिंग बिना किसी अनुमति के, बिना एनओसी के कैसे चल सकती है। और इसी बिल्डिंग के अंदर एक अवैध रूप से जो फैक्ट्री है उसे भी चलाया जा रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी की मिली भगत के दिल्ली जैसे शहर में ऐसी जगह पर जो कि एकदम मेट्रो स्टेशन के पास में है, बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी की अनुमति के यहाँ पर क्या कोई बिल्डिंग जिसे कि फायर विभाग की एनओसी नहीं मिली है उसका इस्तेमाल कमर्शियल रूप से किया जा सकता है, या कोई ऐसी फैक्ट्री जिसे कि लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर की तरफ से लाइसेंस नहीं मिला है उसे क्या यूज़ किया जा सकता है, उसको क्या चलाया जा सकता है बिना लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर की अनुमति के। देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहें तो किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी बिल्डिंग को अवैध रूप से चलने ही ना दे, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी की जो मिली भगत है वो बिल्कुल थी। और यहाँ पर जो लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम संदीप कुमार है, उनका नाम भी सामने आया है कि उनकी मिली भगत के चलते ही इस फैक्ट्री का जो संचालन है वो किया जा रहा था। तो ये जो फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, इसी के अंदर आग लगी और यही जो लापरवाही है और इसी के कारण जो लोग हैं इतने सारे, उनको अपनी जान जो है वो गंवाना पड़ी। तो अगर इस फैक्ट्री को या इस बिल्डिंग को सही तरीके से बनाया जाता या बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही तरीके से किया जाता तो बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था इस बिल्डिंग के अंदर। इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एक ही रास्ता था अंदर जाने के लिए, और क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसीलिए जो लोग हैं वो अंदर फंस गए। और जब फायर विभाग की टीम अंदर पहुंची तो उन्होंने दूसरी बिल्डिंग से वो दाखिल हुए, वहाँ पर उन्होंने दीवार को तोड़ा और तब जाके इस बिल्डिंग में वो दाखिल हो पाए जहाँ पर आग लगी हुई थी। तो चंद रुपयों को बचाने के लिए जो बिल्डर्स हैं वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं और जो फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या वाकई में जो फायर सेफ्टी के रूल्स हैं क्या इतने ज़्यादा मुश्किल हैं कि फॉलो नहीं किए जा सकते? देखिए, कुछ फायर सेफ्टी के रूल्स मैं आपको बताता हूं जो कि किसी को भी समझ में आ जाएंगे, इतने ज़्यादा ये आसान है। फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनके अनुसार अगर कोई ऊंची इमारत बनाई जाती है तो उसके अंदर कम से कम 2 तरफ से सीढ़ियां होना चाहिए, फायर अलार्म उस बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए और साथ ही 2 अलग अलग दिशाओं में एग्जिट गेट होना चाहिए, और किचन का जो स्पेस है वो खुला होना चाहिए। किचन के अंदर कम से कम एक खिड़की होना चाहिए जो 1 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हॉस्टल्स, ग्रुप हाउसेस, गेस्ट हाउसेस की जो सीढ़ियां हैं उनकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और एसी और जो गैस की पाइपलाइन है वो सीढ़ियों से होकर नहीं गुजरनी चाहिए। यानी कि जो सीढ़ियां हैं वो अक्सर एग्ज़िट के लिए यूज़ होती है, और अगर ऐसी स्थिति में जब आग लगी है यहीं से अगर पाइपलाइन जाएगी तो इस एग्ज़िट वाले रास्ते पर भी आग लग सकती है। इसीलिए जो एसी और गैस की पाइपलाइन है वो वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स थे जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे और शायद किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी ये जो रूल्स है बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो बिल्डर्स हैं उन्हें ये रूल्स समझ में नहीं आते हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो फायर सेफ्टी के रूल्स हैं वो बदल सकते हैं और उसके हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो थोड़ी बहुत लगभग 5 से 10% तक बढ़ भी सकती है, लेकिन बिल्डर यही कॉस्ट को बचाने के लिए इस 5 से 10% जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, और उसी का जो खामियाजा है वो हमें देखने को मिला इस दिल्ली की इस बड़ी सी इमारत में, जहां पर 27 लोगों ने अपनी जो ज़िंदगी है वो गंवा दी।
तो आइए अब जानते हैं कि आग लगने के बाद किसी व्यक्ति की मौत होती कैसे है। आप कहेंगे कि जलने के कारण। आप बहुत हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब आग लगने के बाद डेड बॉडीज़ को निकाला जाता है तो उन डेड बॉडीज़ के ऊपर न तो कोई खरोच होती है, ना ही किसी तरह के जलने के निशान होते हैं, ना ही कोई हिस्सा जो शरीर का है वो जला होता है। उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो मारे जाते हैं आग लगने के कारण। तो देखिए, आग लगने के कारण जो मौत है वो दो तरीके से होती है, एक तो जलने से और दूसरा दम घुट जाने से। जब भी कहीं पे आग लगती है तो जो आसपास को जो टेम्परेचर है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और जब ये तापमान शरीर के सहन करने की क्षमता से ज़्यादा हो जाता है तो जो शरीर की त्वचा है वो जलने लगती है, शरीर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, और जब आग की चपेट में शरीर के महत्वपूर्ण अंग, ऐसे अंग जो शरीर के अंदर परिचालन का काम करते हैं, अगर ये आग की चपेट में आ जाते हैं तो व्यक्ति की जो मौत है वो निश्चित है। अब दम घुटने से कैसे होती है व्यक्ति की मौत, ये जानने से पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक कॉल रिकॉर्डिंग जो एक व्यक्ति ने उस समय की थी जब वो एक आग के अंदर फंसा हुआ था और अपनी मौत को वो बिल्कुल नज़दीक से देख रहा था। अपने दोस्त को कॉल करके ये बता रहा था कि अब वो नहीं बच पाएगा, उसके परिवार का ख्याल रखना। हेलो, हाँ बोलो। हाँ भैया, खत्म होने वाला आज में। हाँ? खत्म होने वाला, आग लगने वाली है। भैया आ जाइए करोल बाग। तो कहाँ? मोनू से नंबर ले लियो, वो जो मोनुआ का गुलजार। हाँ, इस टाइम कमरा है, भागना कहीं रास्ता नहीं, आग लग गई भाई दिल्ली। हाँ, उधर निकलना वहाँ से नहीं है मोनू, कहीं को रास्ता भागने का भैया। भागने का रास्ता नहीं है, वो बड़ी खत्म हुआ आज भैया। मैं अब देखे घर का भैया ध्यान नहीं मेरे। अब मेरे भाई ठीक है, तू ही है भैया। अब देखे सुन पर। हाँ हाँ भैया, सांस भी नहीं लिया जा रहा मोनू, अब सांस भी नहीं लिया जा रहा। आप कैसे लगी पता नहीं दे, मतलब अल्लाह देखे तो भैया सांस नहीं लिया रहे, और भी देखे दाल लाए कई सारे है तो निकलना कई बात तो नहीं। फाइव मिनट को फोन करता नहीं, कुछ नहीं हो रहा। ना उसे कॉल करते ना, पहुंचा जो पानी वाली। हाँ अब कुछ ना बोलू बस है। सांस नहीं लिया रहा भैया, देखे देखे यार भैया, घर का ध्यान रखिए मेरे भैया। देखे बता। हाँ पानी वाली कॉल करते हो ना भैया, देखो कुछ नहीं हो रहा भाई ना। आ रहा आग क्या चलाते मोनू, देखे मेरे बच्चों का, मेरे घर का ध्यान रखिए मेरे भैया। तो देखा आपने दोस्तों कितना ज़्यादा भयानक मंजर होता है जब कोई व्यक्ति आग के अंदर फंस जाता है, ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, और उसे ये मालूम होता है कि उसके जो बीवी बच्चे हैं और जो उसके माँ बाप है वो उसके बिना कितने ज़्यादा अधूरे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी कोई व्यक्ति जो है अपनी चिंता ना करते हुए अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचता है। वो चीज़ को हम देख चुके हैं इस कॉल रिकॉर्डिंग के द्वारा। और आप उन लोगों का सोचिए कि वो लोग जो ये जानते हैं कि उनके ख़ुद के लोग इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं, लेकिन वो असहाय होते हैं, वो उनको उस समय नहीं बचा पाते हैं, और जब तक फायर ब्रिगेड आता है बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति धुएं के अंदर कितना समय गुजार सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, आधा घंटा। और जो फायर ब्रिगेड की जो टीम आती है वो कई बार लेट हो जाती है, इतनी आसानी से आग को नहीं काबू पाया जा सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा जो आग है वो तीव्र होती है, जिसे काबू पाने में ही लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, और उसके बाद बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और जो लोग हैं अंदर वो अंदर ही रह जाते हैं और मारे जाते हैं। तो आग लगने के बाद मौत का एक बड़ा कारण दम घुट जाना भी है। कैसे घुटता है दम और कैसे हो जाती है दम घुट जाने के बाद किसी व्यक्ति की मौत, ये जानने के लिए पहले हमें हमारे श्वसन तंत्र को समझना चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है। देखिए दोस्तों, सामान्य तौर पर हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं।
जब ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर रक्त के ज़रिए शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचती है। जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% बाकी अन्य गैसेस होती हैं। और ये गैसेस और ये सारी जो अन्य चीज़ें होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस शरीर से बाहर आ जाती है। जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी है वो होने लगती है तो इसका जो असर है वो हमारे शरीर पर साफ देखा जा सकता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा 21% से घट के 17% पर आ जाती है तो हमें कमज़ोरी महसूस होती है। जब ऑक्सीजन का लेवल 12% पर आ जाता है तो सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। और जब ऑक्सीजन का लेवल 12% से घट के 9% पर आ जाता है तो हम बेहोश हो सकते हैं। 9% से घट के अगर ये 6% पर आ जाता है तो हमारी मृत्यु हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा कम लेवल होता है ऑक्सीजन का। इसीलिए अगर हमें सरवाइव करना है किसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी तो वहाँ पर ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए जब भी किसी ऐसी जगह पर आग लगती है जो चारों तरफ से बंद है, किसी बंद इमारत में या किसी बंद कमरे में आग लगती है तो जो आग है वो जो उस कमरे में या उस जगह पर मौजूद जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसका इस्तेमाल जलने के लिए कर लेती है। यानी कि आग को भी जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो आग के द्वारा उस जगह पर मौजूद जितनी भी ऑक्सीजन है उसका जो इस्तेमाल है वो कर लिया जाता है। ऐसे में वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं उनके पास सांस लेने के लिए मौजूद होता है सिर्फ ये जहरीला धुआं जो कि आग के जलने के बाद निकलता है। तो दोस्तों ये जहरीला धुआं कितना ज्यादा जहरीला है ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस पदार्थ के जलने से निकल रहा है। सामान्य तौर पर जो धुआं होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी दम घोट देने वाली गैसेस होती हैं, लेकिन कुछ पदार्थों के जलने के बाद साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जो जहरीले तत्व हैं वो भी बनते हैं। और जब ये जहरीले तत्व धुएं के साथ मिलके हमारे सांस के अंदर पहुंचते हैं तो ये हमारे श्वसन तंत्र के साथ साथ जो तंत्रिका तंत्र है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही जो कोशिकाएं हैं उन्हें तेजी से नष्ट करते हैं और इससे हमारी जो मृत्यु है वो चंद मिनटों में हो सकती है। अगर ये धुआं नहीं भी है यानी कि ये जहरीला धुआं नहीं है जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड जैसे तत्व नहीं है, जो सामान्य धुआं है वैसा ही सामान्य धुआं वहां पर मौजूद है, तो भी सामान्य धुएं के अंदर भी ज्यादा देर तक रहने के कारण और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण किसी भी व्यक्ति की जो मौत है वो आसानी से हो जाती है। तो जब भी आग लगती है परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विपरीत होती है। और क्या इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जब आप पूरी तरह से धुएं से घिरे हुए हैं, क्या ऐसी परिस्थिति में भी जान बचाई जा सकती है? क्या ऐसे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपकी जान बचने का जो प्रतिशत है उसे बढ़ा सकती है? तो जी हाँ, ऐसा है। अगर आपको पता है कि आग लगते वक्त किस तरह के प्रिकॉशंस लेना चाहिए और किस तरह से ख़ुद की जान बचाना चाहिए, अगर आपको ये पता है तो आप बहुत हद तक अपनी जान बचाने में सफल हो सकते हैं। आमतौर पे भारत में लोगों को ये नहीं पता होता है कि आग लगने पे किस तरह के जो प्रिकॉशंस हैं वो लेना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ जो साल 1986 में घटी थी। साल 1986 में साउथ दिल्ली के एक आलीशान होटल में आग लगी थी जिसमें 50% लोग भारतीय थे और 50% लोग विदेशी नागरिक थे। जब इस होटल में आग लगी तो कुल 38 लोगों की जानें गई थी और इसमें लगभग 36 लोग जो थे वो भारतीय थे और जो 2 लोग थे वो फॉरेनर्स थे। तो होटल के अंदर जो ज़्यादातर लोग थे वो अमेरिकी और जापानीज़ नागरिक थे। और जब आग लगी तो इन्हें अच्छे से पता था कि ऐसी सिचुएशन में किस तरह से प्रिकॉशंस लेना है, अपनी जान को किस तरह से बचाए रखना है। और यही कारण था कि इसमें से जो ज़्यादातर लोग थे वो अपनी जान बचाने में सफल रहे और वहीं पर जो 36 भारतीय थे उनकी मौत हो गई। तो जब भी आग लगती है तो देखा जाता है कि लोग आग से घिर जाते हैं और बाहर निकलने के जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऐसे में सबसे अच्छा यही होता है कि अगर आप किसी कमरे में हैं तो उस कमरे के अंदर ख़ुद को बंद कर लें
क्योंकि अगर बाहर आग जल रही है तो वहाँ से लगातार धुआं जो है वो आपके कमरे में आएगा। ऐसे में अगर आप दरवाज़ा बंद कर देंगे या खिड़की बंद कर देंगे तो जो धुआं है वो कम से कम आपके कमरे में आएगा। और दरवाजे और खिड़की बंद करने के बाद उनकी जो दरारें हैं उनके अंदर भी अपनी बेडशीट को गीला कर ले या किसी कपड़े को गीला करके उन दरारों में फंसा दें जो कि खिड़की की और दरवाजे की है, ताकि जो धुआं है वो बिल्कुल भी अंदर ना आ सके। ये सब करने के बाद आप अपने चेहरे पर भी एक गीला कपड़ा बांध लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेहरे को ज़मीन की तरफ, फ्लोर की तरफ रखने का प्रयास करें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जो धुआं होता है वो छत की तरफ ही होता है। हम देखते हैं कि धुआं जब भी उठता है ऊपर ही उठता है, क्योंकि वो हवा से बहुत ज़्यादा हल्का होता है। इसलिए अगर आप अपने चेहरे को ज़्यादातर फ्लोर की तरफ रखेंगे तो जो धुआं है वो बहुत कम संख्या में आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर पाएगा। और इसके अलावा जो आपातकालीन नंबर है 101, उसके ऊपर डायल करके आग की सूचना दें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आग लग चुकी है और इतनी भयावह आग है तो किसी ने कॉल कर दिया होगा। अगर आप कॉल करेंगे तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा, आप अपनी लोकेशन शेयर कर पाएंगे उन लोगों के साथ या फायर फाइटर्स के साथ, तो वो आसानी से आप तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब भी फायर फाइटर्स आते हैं तो उनके पास एक बिल्डिंग का मैप भी होता है, उन्हें अवेलेबल करा दिया जाता है ताकि वो लोगों को बचा सके। और अगर उनको आपकी लोकेशन पता है तो इससे आपके साथ साथ दूसरे लोगों की भी जानों को आसानी से बचाया जा सकता है। और गलती से भी ऐसी सिचुएशन में जब आग लगती है तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो वायरिंग है वो जल सकती है और अगर आप लिफ्ट के अंदर ही फंसे रह गए और वायर से जल गए तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। और वैसे भी जब भी आग लगती है तो सबसे पहले उस बिल्डिंग की, उस इमारत की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर है, उसे कट कर दिया जाता है ताकि कोई दूसरी घटना ना हो वहाँ पर। और फायर फाइटर्स की टीम सबसे पहले यही काम करती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे बंद कर दे। इसके अलावा अगर इतनी सारे प्रिकॉशन करने के बाद भी आप आग की चपेट में आ गए हैं, आपके कपड़ों पर आग लग गई है, तो भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जितना तेज़ भागेंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से जो आग है आपके शरीर पर लगेगी। इससे अच्छा ये होगा कि आप ज़मीन पर लेटें और अपनी बॉडी को ज़मीन पर ही रोल करें। रोल करने से बहुत हद तक आपको सहायता मिलेगी आग को बुझाने में। और अगर आपके पास कोई कंबल है तो उससे आग को बुझाने की कोशिश करें। कोट है या कोई मोटा कपड़ा है वो अपने शरीर के ऊपर ढकें ताकि जो आग है उसे बुझाया जा सके। ये तो हो गई वो बातें जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जब आग लगी हुई है। लेकिन कुछ सावधानियां जो आप बरत सकते हैं अगर आप सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो वो सावधानियां भी अगर आप बरतेंगे तो आग लगने की जो घटनाएं हैं वो होगी ही नहीं। देखिए, अगर आप अपने पास या अपनी बिल्डिंग में अगर कोई अग्निशामक यंत्र है तो उसे समय समय पर चेक करते रहें कि उसके अंदर जो आग बुझाने के लिए जो केमिकल्स होते हैं, जो गैसेस होती है, वो अवेलेबल है भी या नहीं, या वो खाली ही रखे हुए हैं। समय समय पर उनकी सर्विसिंग कराते रहें। तो सोसाइटी के अंदर कई बार देखा जाता है कि लोगों को अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते नहीं आता है। ऐसे में सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है सोसाइटी को मेंटेन करने की, उनको जो है प्रशिक्षण कंडक्ट कराना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता है, या सोसाइटी के लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि जो अग्निशामक यंत्र है उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये लोग जान पाएंगे कि किस तरह से अग्निशामक यंत्र है उनको यूज़ किया जाता है तो बहुत हद तक हादसों को रोका जा सकता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आग लगती है, ऐसा नहीं है कि आग बड़ा सा ब्लास्ट होता है और तब आग फैलती है। ऐसा बहुत कम देखा गया है। ज़्यादातर आगजनी की घटनाएं शॉर्ट सर्किट से होती हैं और शॉर्ट सर्किट में एक छोटी सी चिंगारी निकलती है और उस छोटी सी चिंगारी को अगर आपने समय रहते कंट्रोल कर लिया उस 5 लीटर के सिलेंडर से, तो आपको फायर ब्रिगेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। इसीलिए ये सोचना कि ये जो प्रशिक्षण है ये किसी और के लिए है या अग्निशामक यंत्र जो है वो फायर फाइटर्स आके ही चलाएंगे या फायर ब्रिगेड का ही काम है आग को बुझाना, तो आप बहुत गलत हैं। आपको कुछ बेसिक चीज़ें आग के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने फायर ट्रायंगल के बारे में आपको इस वीडियो में शुरुआत में बताया है। तो ऐसी कुछ जानकारी अगर आग के बारे में आपको होगी तो आप
आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी जो जान है वो बचा पाएंगे। तो ज़्यादातर आगजनी की जो घटनाएं हैं वो लोगों की लापरवाही के कारण होती है, बिल्डर्स की लापरवाही के कारण होती है, क्योंकि जो बिल्डर्स हैं वो चंद रुपयों को बचाने के लिए अवैध तरीके से निर्माण करते हैं। फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनको ताक पे रख के जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में 10 से 20% लोग ही फॉलो करते हैं ये फायर सेफ्टी के रूल्स, और इन्हीं इमारतों को और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने के लिए ही जो दमकल विभाग के अधिकारी हैं, जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें नियुक्त करती है सरकार, ताकि ये लोग इस तरह के जो अवैध निर्माण हैं उन पे शिकंजा कर सके। लेकिन दुख की बात ये है कि यही जो ऑफिसर्स हैं वो इन दुर्घटनाओं के पीछे का कारण बनते हैं। अगर आप देखेंगे कि कहीं पे आपको ऐसी बिल्डिंग्स भी नज़र आएगी जो कि पूरी प्रॉपर तरीके से बनी हुई हैं, और वहाँ पर उन लोगों को एनओसी अगर चाहिए तो जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो उन्हें एनओसी नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकारी आज बैठे हुए हैं इन्हें चाय पानी की आदत लगी हुई है। यानी कि आपको कुछ न कुछ सेवा ज़रूर करना पड़ेगी साहब की, वरना जो साहब है आपको आसानी से एनओसी नहीं देने वाले, चाहे आपने कितनी भी अच्छी तरीके से बिल्डिंग का निर्माण किया हो और चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से उसे आपने बनाया हो। कई बार ऐसा देखने को मिला है। कई बार ऐसा भी होता है जब बिल्डिंग्स जो हैं वो गलत तरीके से बनाई गई है, उसमें फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं पूरी तरह से फॉलो नहीं किए गए हैं, उसके बावजूद भी जो फायर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो एनओसी दे देते हैं। अगर जो बिल्डिंग का मालिक है वो चाय पानी की व्यवस्था जो है उस ऑफिसर की, उस साहब की कर देते हैं तो, और ये जो चाय पानी जो साहब लेते हैं इसकी जो वैल्यू है 5,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो इमारत है उसकी क्या कॉस्ट है। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि फायर डिपार्टमेंट में किस तरह से पैसे लेके एनओसी दी जाती है, कितना ज़्यादा करप्शन फायर डिपार्टमेंट में भी है। नोएडा का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, एक घटना जो नोएडा की है, जहाँ पर एक फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने 80,000 रुपये की रिश्वत लेके नोएडा के एक हॉस्पिटल को एनओसी दे दी। अब ज़रा सोच कर देखिए कि हॉस्पिटल जैसी महत्वपूर्ण जगह पर अगर वो बिल्डिंग सही तरीके से नहीं बनी है और अगर उसे एनओसी दे दी जाती है, जहाँ पर इतने सारे लोग इलाज करा रहे होंगे और कितने सारे लोग होते हैं हॉस्पिटल में, ऐसी परिस्थिति में अगर हॉस्पिटल में आग लगती है और वहाँ पे फायर सेफ्टी के प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है तो कितने सारे लोगों की जान जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। ऐसी एक घटना पुणे की भी सामने आई है, जहाँ पर कुछ पैसे लेकर फायर ऑफिसर ने इल्लीगल तरीके से एनओसी दी है। तो इस तरह से जो फायर ऑफिसर हैं वो अपना कामकाज चलाते हैं, पैसे लेते हैं और अपनी जो जेब है उसे भरते हैं, जिसका खामियाजा है वो लोगों को भुगतना पड़ता है। तो जिस सरकार ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया है घटनाओं को रोकने के लिए, आगजनी को रोकने के लिए, वही अधिकारी इसके पीछे का जो कारण बनते हैं, उसका एग्जाम्पल हाल ही में हमने दिल्ली में देखा है, जहां पर लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर संदीप कुमार का नाम सामने आया है, जिन्होंने लाइसेंस तो नहीं दिया था लेकिन अलाउ ज़रूर कर दिया था कि वो जो फैक्ट्री है वो उनकी निगरानी में चलेगी और वो वहाँ पर पहुँचेंगे भी नहीं, तो कोई किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है फैक्ट्री के मालिक को नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत सारी अवैध फैक्ट्रियाँ आज के समय में दिल्ली में चल रही होगी। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स भी होंगी जिन्हें फायर विभाग से एनओसी नहीं मिली है, तो भी वो जो बिल्डिंग्स हैं वो चल रही हैं, और ऐसी बिल्डिंग्स भी होगी जिन्हें जो कि फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं उन पे खरी नहीं उतरती है, उसके बावजूद भी वहाँ पर जो कामकाज है वो चल रहा है और बड़े स्तर पर जो बिल्डिंग है उसका इस्तेमाल कमर्शियल रूप से किया जा रहा है। जब भी आगजनी की घटना होती है, लोग मारे जाते हैं और मीडिया का जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो सरकार एक ही काम करती है और वो है मुआवज़ा देने का। जब भी कोई लोग मारे जाते हैं सरकार मुआवज़ा देती है, और वो भी तब जब मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को कवर किया जाता है, सब लोग चर्चा कर रहे होते हैं, तो सरकार के पास जब मीडिया कर्मी आते हैं तो उनके पास बोलने के लिए ये एक चीज़ हो जाती है कि हमने
मृतकों को इतना जो अमाउंट है वो दिया है, घायलों को इतना अमाउंट दिया है। और जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि 5-10 लाख रुपए का जो मुआवजा है या 50-60 हज़ार रुपये के जो घायलों को जो ये पैसा दिया जाता है, ये पैसा दे देने से क्या जो आंकड़े हैं वो बदल सकते हैं? जो ये आंकड़ा है क्या बदल सकता है जिसमें बताया जाता है कि 35 लोग रोज़ाना मारे जाते हैं आग के कारण भारत के अंदर? तो क्या मुआवजा देने से क्या ये आंकड़ा कम हो सकता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।